welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi. Together we Priyashi. और जी हाँ, जो आप लोगों ने थंबनेल में देखा है ना कि ये वीडियो ऐसी हॉरर स्टोरी होने वाली है ना जो ना ही आपने कहीं देखी होगी ना ही कभी आपने सुनी होगी। जब हमारे को ये स्टोरी रिसीव हुई और हमने इस प्रूफ को देखा ना तो हमारा कलेजा इतनी जोर से धुकुर धुकुर हुआ ना, और धुकुर धुकुर भी नहीं हुआ, लाइक लगा कि कलेजा मुंह से बाहर निकल जाएगा। बाप रे, उस रात ना हम और रानी बिल्कुल भी सो नहीं पाए थे। तो अब ज्यादा सस्पेंस क्रिएट नहीं करते हैं, पहले आप लोगों को उस हॉरर स्टोरी की छोटी सी झलकी दिखा देते हैं, फिर आगे बात करते हैं। आर यू रेडी? आर यू रेडी? क्या करना है रानी, क्या करना है? जल्दी से जल्दी अपना फोन कस के पकड़ लो, अभी आप लोगों के हाथ से फोन गिरने वाला है। दुकुर दुकुर हुआ ना, दुकुर दुकुर हुआ ना। सच बताए हमारा भी हुआ। हमने भी इतनी ज्यादा हॉरर स्टोरी पढ़ी है, लेकिन ऐसी हॉरर स्टोरी हमने अपने पूरे जीवन में नहीं देखी। हमने क्या, किसी ने भी ऐसी हॉरर स्टोरी नहीं देखी होगी। ये महाशय पता नहीं कौन थे, इन्होंने बोला कि मुझे ना आप लोगों को हॉरर स्टोरी सुनानी है। हमने कहा सुनाइए, तो ये थी इनकी हॉरर स्टोरी। कलेजा धुकुर धुकुर हो गया। जोक सपाट। हमने सोचा कि मेन कहानी सुनाने से पहले ना छोटा सा आप लोगों के साथ जोक करते हैं। बाय द वे ये चैट जोक नहीं है, ये बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित है। तो अभी आप लोगों का मन थोड़ा सा लाइट हो गया होगा, थोड़ा सा हल्का हो गया होगा। वैसे भी मन को हल्का करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जो आगे आने वाली स्टोरी है ना भाई साहब, ऐसा वाला कलेजा धुकुर धुकुर नहीं करेगा, वैसा वाला कलेजा धुकुर धुकुर करेगा जो एक्सपेक्ट करके आपने इस वीडियो को क्लिक किया है। तो आर यू रेडी गाइस? तो जल्दी से जल्दी अपनी सीट की पेटी बांध लो, नहीं पता क्या आपके हाथ से फोन गिर भी सकता है। और दुगने मजे के लिए लाइट्स ऑफ कर लो। तो आज की जो हमारी स्टोरी है ना, वो हमारे एक सब्सक्राइबर की है, और जो हमारी सब्सक्राइबर है ना, उनका हम नाम यहाँ पर रिवील नहीं कर रहे हैं, तो उनका नाम हम लोग चलो रिया रख देते हैं। और रिया जो थी, उनके साथ भी ऐसी ही सेम सिचुएशन थी। उन्हें भी भूत प्रेत आत्माओं पे भरोसा और विश्वास बिल्कुल भी नहीं था। अब वो करती है वो बात अलग है। तो आज की वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि आखिर रिया के साथ ऐसा हुआ क्या कि जो लड़की कभी इन सब चीजों में भरोसा और विश्वास नहीं करती थी, आज के टाइम वो इन सब चीजों को इग्नोर नहीं कर सकती, और ये घटना उसको अभी तक हॉन्ट करती है। तो अब बात करते हैं रिया के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। तो रिया के फैमिली में सभी लोग पढ़ाई लिखाई को लेके बहुत ही ज्यादा सीरियस थे। कहा जाता है ना कि करियर ओरिएंटेड फैमिली। जी हाँ, रिया की परवरिश कुछ ऐसे ही माहौल में हुई। पढ़ाई लिखाई के अलावा रिया को कभी भी किसी और चीज के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिला। और यही रीजन है कि रिया आज पेशे से एक डॉक्टर है और एक मेट्रो सिटी से बिलोंग करती है। और एक बात बताएं, रिया को ट्रैवल करने का बहुत शौक है। अगर आप भूत प्रेत के बारे में किसी भी इंसान से जिक्र करोगे तो 1 मिनट के लिए वो आपकी बात सुन भी लेगा, लेकिन जो डॉक्टर होते हैं ना, वो इसके बारे में बिल्कुल भी आपके साथ एग्री नहीं करेंगे। और डॉक्टर होने के कारण रिया का आधा से ज्यादा टाइम हॉस्पिटल में गुजरता था। और हॉस्पिटल में तो आपको पता ही है लोग कितनी बार अपनी आखिरी सांसें लेते हैं, कितनों की वहाँ मौत होती है। तो रिया के लिए ये चीज बिल्कुल नॉर्मल थी कि उनका इनकाउंटर मुर्दों और लाशों से होते रहता था। और रिया ने हमसे शेयर किया है कि उन्हें कभी भी अपने काम से डर नहीं लगा। कितनी बार तो हॉस्पिटल में रात में उन्हें अकेले रहना पड़ जाता था। और रिया को सोलो ट्रिप जाने का इतना ज्यादा शौक था, तो इससे आप ये अंदाजा तो लगा ही सकते होंगे कि रिया कितनी ज्यादा डेयरिंग है। तो अब बात करते हैं उस घटना की जिसने रिया का विश्वास डगमगा दिया। बात है 2018 की, जब रिया एज यूजुअल अपने सोलो ट्रिप पे निकली थी। तो इस बार उसने अपना डेस्टिनेशन ऋषिकेश को चुना। ऋषिकेश में उसके दोस्त के कुछ जान पहचान भी थे, इसलिए रहने का बंदोबस्त भी इजीली हो चुका था। उसके कजन भाई ने किसी से बातचीत करके उसके रहने का बंदोबस्त रेलवे स्टेशन गेस्ट हाउस में कर दिया था। तो रिया अपने ट्रिप को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। भाई आपको तो पता ही होगा कि डॉक्टरों की लाइफ में कितने ज्यादा टेंशन होते हैं। तो उसने सोचा था कि इस ट्रिप को हम बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। तो वो जो होटल था ना, वो स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था। तो रिया पैदल ही होटल में आराम से पहुंचती है। वो होटल पहुंचते ही सबसे पहले एक चीज नोटिस करती है
कि इस होटल में बहुत ही ज्यादा सन्नाटा है। फिर भी उसने सोचा कि मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है, मेरे को बहुत शांति मिलेगी। वो अपने रूम में जाती है, शावर लेती है, चेंज करती है। यही सब करते करते शाम के 6-7 बज जाते हैं। तो रिया सोचती है कि आज के दिन हम रेस्ट करते हैं, वैसे भी आके हम बहुत ज्यादा थक गए हैं, कल से हम पूरा प्लान करेंगे इस प्लेस को एक्सप्लोर करने का। तो रात को रिया अच्छे से खाना खाती है, थकान की वजह से उसको बहुत जल्दी नींद भी आ जाती है। तो रिया सो जाती है और इसी बीच रात को 2:40 में अचानक से रिया का दरवाजा कोई नॉक करता है। पहले तो रिया को लगता है कि वो कोई सपना देख रही है। पहले तो रिया इग्नोर करती है, लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि नहीं, ये मेरा हकीकत है, हम जग चुके हैं। उसके बाद रिया अपने फोन में टाइम देखती है, तो वो टाइम देख के चौंक जाती है कि आखिर रात के 2:40 पे कौन मेरा दरवाजा खटखटा रहा होगा। फिर भी उसे लगता है कि मे बी कोई इमरजेंसी हो या होटल के किसी स्टाफ को मुझसे कोई काम हो। वो उठती तो है, उठने के बाद जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, अपने सामने एक इंसान को पाती है। वो इंसान की उम्र 70 से 75 साल की थी और वो देखने में बहुत ही ज्यादा बूढ़े थे। रिया भी एक बार के लिए उन्हें देख के चौंक जाती है कि आखिर रात के 2:40 पे किसी की ऐसी क्या मजबूरी होगी कि उसको किसी का दरवाजा खटखटाने का जरूरत पड़ा होगा, वो भी एक स्ट्रेंजर। रिया के मन में अभी 3-4 सवाल पैदा हो ही रहे थे, तब तक वो अंकल ही रिया को बोलते हैं कि बेटा, तुमने मेरे बेटे को देखा है क्या? वो नहीं पता मिल नहीं रहा है। रिया 2 सेकंड सोचने के बाद फिर अंकल से बोलती है कि नहीं अंकल, आपका बेटा यहाँ क्यों आएगा इतनी रात को? फिर वो अंकल बोलते हैं कि बेटा देखो ना, मेरा बेटा मेरे से लड़ाई कर लिया और लड़ाई में गुस्से के मारे वो होटल से नहीं पता कहाँ चल गया है और हम ढूंढते ढूंढते थक गए हैं, वो मेरे को कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अंकल ये बात रिया को बोल ही रहे थे, तब तक रिया की नजर अंकल के हाथ पे जाती है और वो देखती है कि अंकल का हाथ बहुत बुरी तरह जख्मी हो चुका है और उनके हाथ से खून निकल रहा है। आखिर रिया पेशे से तो डॉक्टर थी, मदद करना उसका फर्ज था। तो वो अंकल को बोलती है कि अंकल आप 2 मिनट रुकिए, हम बस अभी आए। जैसे ही वो मुड़ के अपने बैग से फर्स्ट एड का बॉक्स निकालती है और सोचती है कि अंकल के हाथों की मरहम पट्टी करते। जैसे ही रिया अपने बैग से फर्स्ट एड का बॉक्स निकाल के दरवाजे के पास जाती है, जाती ही वो देखती है कि अंकल तो दूर जा चुके हैं और वो नीचे सीढ़ियों से रिसेप्शन की ओर जा रहे हैं। तो रिया को लगता है मे बी वो रिसेप्शन में किसी से पूछने जा रहे होंगे, अपने बेटे की खोज खबर लेने जा रहे होंगे। ये देख के रिया भी मटिया जाती है। मटियाना आप लोग समझते हो ना, इसका मतलब चुपचाप इग्नोर कर देती है। उसके बाद रिया अपने रूम का दरवाजा बंद करके अपने बिस्तर पे आ जाती है, क्योंकि सुबह उसे बहुत जल्दी उठना था। अगले दिन के उसके बहुत सारे प्लान्स थे। उसके बाद नेक्स्ट डे रिया के साथ क्या होता है आपको ये दीदी बताएगी। तो अगले सुबह ना रिया जल्दी जल्दी से उठती है, अपना बैग पैक करती है जो उसको लेकर के ऋषिकेश घूमने के लिए जाना था। और भाई जो एक्साइटमेंट का लेवल था ना वो अलग ही था, क्योंकि ये चीज से ना आप लोग भी रिलेट कर सकते हो। जब भी सोलो ट्रिप की बात आती है ना तो इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है ना, क्योंकि वहां पर आप अकेले होते हो, अपनी मर्जी के मालिक होते हो, कोई भी आपको रोक टोक करने वाला नहीं होता है। तो रिया ने भी ढेर सारे प्लान बनाए थे और उसने सोचा था कि बहुत अच्छे से वो सारे प्लान को एग्जीक्यूट करेगी। सुबह सुबह वो निकल जाती है, स्कूटी रेंट पर लेती है, उसके बाद पेट्रोल पंप पे जाकर टंकी पूरी फुल कर देती है, क्योंकि भाई उसको रास्ते में कोई रोक रुकावट नहीं चाहिए थी। शाम तक का समय ना उसका जैसे प्लान किया हुआ था ना बिल्कुल वैसे ही बीतता है। लेकिन जब शाम के 7 बज जाते हैं ना तो अंधेरा होने लगता है और रिया के शेड्यूल के हिसाब से देखा जाए तो 7 बजे उसे गेस्ट हाउस लौटना था। बट मौसम इतना सुहाना था ना और नजारा इतना बढ़िया था कि रिया खुद को रोक ही नहीं पाई। उसने सोचा कि 1-2 घंटे और घूम लेते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि हल्की हल्की ना बारिश वाली भी मौसम थी। तो रिया क्या करती है, बद्रीनाथ रोड पे निकल जाती है और वो सोचती है कि बद्रीनाथ रोड का एक चक्कर लगा के फिर वो अपने गेस्ट हाउस को लौट जाएगी। और हमें तो नहीं पता, हम तो कभी ऋषिकेश नहीं गए हैं, पर रिया के अकॉर्डिंग जो बद्रीनाथ का रोड है ना वो बहुत चौड़ा और बहुत लंबा होता है। अगल बगल आपके पहाड़ होते हैं, बहुत सारे जंगल झाड़ होते हैं और नीचे से नदी भी बहती है। और वो जो बद्रीनाथ रोड था ना उस पर स्ट्रीट लाइट भी ना के बराबर थी। तो जस्ट इमेजिन, सुनसान सड़क, शाम का समय, चांद की भीनी भीनी सी रोशनी और नदियों की छलछलाहट की आवाज, कितना बढ़िया नजारा होगा।
तो रिया ने अपना स्कूटी उठाया और तेजी से लेकर के रोड पर निकल पड़ी। तो जब रिया स्कूटी लेकर के आगे बढ़ती है तो आधे घंटे 45 मिनट के अप्रॉक्स में उसकी स्कूटी बंद पड़ जाती है। अब उसको यहाँ पर डर लगने लगता है। डर इसलिए लगता है क्योंकि भाई जगह उतना सेफ नहीं था, बिल्कुल सुनसान इलाका था। वो फटाफट से स्कूटी को पूरा स्टार्ट करने की कोशिश करती है, पर हर बार वो फेल होती है। तब तक वो क्या देखती है कि सड़क के किनारे वो एक हाईवे था, एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। उसकी उम्र 70-75 साल की होगी। तो रिया एक बार उन्हें ध्यान से देखती है। तो रिया जब उनके कपड़ों को देखती है, बेज कलर का खलीता पजामा, तो रिया के दिमाग में एक चीज क्लिक करती है कि ये तो वही कपड़े हैं और हुलिया भी बिल्कुल वैसा ही है जो कल रात उस अंकल का था जो उसके रूम में आए हुए थे। बट रिया वॉज स्टिल नॉट कन्फर्म क्योंकि वो शक्ल नहीं देख पा रही थी अंधेरे के कारण। फिर रिया ने सोचा जाने दो, ये सब चीज नहीं टोकना चाहिए, आगे बढ़ते हैं। रिया की फटी पड़ी थी, वो फटाफट गाड़ी स्टार्ट कर रही थी और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। उधर से अंकल उसको घूरे जा रहे थे। फिर रिया ने ध्यान दिया कि उतनी देर से उसकी जो स्कूटी चल रही थी ना, चौक पर चल रही थी, जिस कारण से वो जाम हो चुकी थी। इसलिए फिर उसने शेल्फ को छोड़ा और फिर किक मार के स्कूटी स्टार्ट कर दी। और उन्होंने हमें बताया ना कि डर के मारे जो किक मारी है उन्होंने, एक बार में स्कूटी स्टार्ट हो गई है। उसके बाद फटाफट से वो गाड़ी लेकर के वहां से भागती है। उसके बाद रिया ने कहा कि उनको ना अजीब सी नेगेटिव फीलिंग आने लगी थी। उनको कुछ भी ना सेफ फील नहीं हो रहा था। ऐसा लगता है ना कि मानो कुछ बुरा होने वाला है। तो रिया ने सोचा कि अब वो बद्रीनाथ रोड पर आगे नहीं जाएगी और जहां है वहीं से लौट करके अपने गेस्ट हाउस को चली जाएगी। रिया अपनी गाड़ी मोड़ लेती है। जब रिया गाड़ी मोड़ती है ना तो फिर वो अंकल के बगल से ही गुजरती है क्योंकि वो अंकल स्टिल वहीं खड़े थे जहां पर रिया की गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो जब रिया अंकल के बगल से पार हुई ना तो उसने कोशिश की ना कि तिरछी नजर से जरा अंकल को देखने की कोशिश करे। तो उसने दो चीज नोटिस की। पहला चीज, अरे ये तो कल रात वाले अंकल है। दूसरा चीज, कल रात की तरह उनका हाथ अभी भी जख्मी है, मतलब कि हाथ से ब्लड आ रहा था। रिया का शरीर ठंडा हो गया, उसको बहुत तेज डर लगा और अंकल उसे एक टक देखे जा रहे थे। रिया ने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और ट्रस्ट में वो एक स्कूटी पर 70-80 की स्पीड में बढ़ रही थी आगे। रिया ने बताया कि वो एक हाईवे रोड था, बट इट्स जस्ट कि उसका स्पीड बढ़ते जा रहा था। फिर जब रिया आगे पार हुई ना तो वो देखी कि अंकल सामने खड़े हैं और उसके बाद रिया को देखे जा रहे हैं। फिर रिया और तेजी से बढ़ी। फिर जब रिया और आगे बढ़ी तो देख रही है कि अंकल दूसरे साइड आकर के खड़े हैं। रिया को यहाँ पर बहुत तेज डर लग गया कि कोई इंसान इतना तेज कैसे भाग सकता है, वो भी एक 70-75 साल का बूढ़ा आदमी। अब रिया को यहाँ पर इतना तेज डर लगा ना, उसे पता चल गया कि ये एक इंसान नहीं है, जरूर यहाँ पर उसके साथ कुछ गड़बड़ हो रहा है। उसने अपनी स्कूटी की फुल स्पीड की और वो आगे भागी, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसकी स्कूटी फिर से रुक गई। अब रिया को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। जब रिया ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, बहुत कोशिश की, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। बहुत जद्दोजहद करने के बाद रिया क्या नोटिस करती है कि गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो चुका है। अब रिया ने सर पकड़ लिया कि भाई साहब अब क्या करे, पीछे से अंकल पीटी उषा बने हुए हैं। जैसे ही अंकल के बारे में भी रिया सोच ही रही थी, तब तक अंकल की आवाज आती है, मेरा बेटा अभी तक नहीं मिला। रिया की हालत खराब हो गई। उसने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, उसने बस अपनी स्कूटी पकड़ी और लेकर के दौड़ने लगी। और उसके बाद रिया इतनी तेज भागी है, रिया को खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके पैरों में इतनी शक्ति आ कहां से गई है। फिर रिया एक ऐसे इलाके में पहुंचती है जहां हल्की फुल्की लाइट थी और छोटी मोटी 2-4 दुकानें थी। रिया चुपचाप से जाकर के वहां खड़ी हो जाती है। उसके बाद वो चैन का सांस लेती है। फिर देखती है कि अगल बगल अंकल है कि नहीं है, लेकिन अंकल नहीं रहते हैं। रिया सोचती है कि क्या करे, किसी से मदद मांगे या क्या करे। तब तक रिया ने क्या देखा ना कि उस दुकान में खुले में पेट्रोल बिक रहा था। रिया की जान में जान है। उसके बाद रिया ने उन भैया से कह करके अपने स्कूटी में पेट्रोल भरवाई। उसके बाद रिया गाड़ी लेकर के अगेन चल पड़ी। लेकिन जब रिया गाड़ी लेकर के गेस्ट हाउस की तरफ आगे बढ़ रही थी तो उसको हर पल डर लग रहा था कि कहीं अंकल इधर ना खड़े हो, कहीं अंकल उधर ना खड़े हो, या कहीं अंकल पीछे ना मेरे बैठ गए हो। डर डर के रिया जैसे तैसे गेस्ट हाउस पहुंचती है। रिया जब अपने कमरे में भी गई ना, उसको वहां पर भी डर लग रहा था क्योंकि अंकल तो एक रात पहले उसके कमरे में भी पहुंच चुके थे। रिया के मन में एक बात आ रही थी कि क्यों ना गेस्ट हाउस चेंज करके किसी दूसरे होटल में रूम ले लेते हैं। पर रिया की हिम्मत नहीं हो रही थी ना कि रात 10 से 11 बजे वो उस गेस्ट हाउस से निकल के कहीं और जाए। फिर रिया ने डिसाइड किया कि कोई बात नहीं, जैसे तैसे रात गुजारनी है, आज भर की गुजार लेते हैं, कल का कल देखा जाएगा क्या करना है। रिया अपने रूम में नहीं रहती है, वो चुपचाप से आके रिसेप्शन के बगल में जो सोफा लगा रहता है ना, वहाँ पे बैठ जाती है। और रिसेप्शन वाले भैया को बताती नहीं है कि उसको क्या प्रॉब्लम है, बट जस्ट वो प्रिटेंड करती है कि उसको नींद नहीं आ रहा है, तो वहां पर बैठ करके भैया से बात कर रही होती है।
बातों बातों में रिया ने सोचा ना कि भैया से पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये माजरा है क्या। बातों बातों में रिया ने उस भैया से पूछा कि अच्छा भैया, कल इस होटल में किसी बूढ़े आदमी और उसके बेटे के बीच में कोई लड़ाई हुई थी क्या? तो भैया ने बोला कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। फिर रिया ने बोला कि अच्छा, रात के 2:30-3 बजे के आसपास आपके रिसेप्शन में एक बूढ़ा आदमी गया था शायद। फिर भैया ने बोला कि नहीं, हम तो रात भर यहीं पर थे, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। अब रिया को जो शक था ना कि वो बूढ़े अंकल थे कौन, अब रिया को 100% कंफर्म हो चुका था कि वो एक इंसान नहीं थे। सुबह होते ही जब दुकान वगैरह खुलते हैं ना, तो रिया ने कोशिश की कि वहाँ के लोकल लोगों से उन अंकल के बारे में कुछ पता करने की कोशिश की जाए, पर उसको बहुत ज्यादा जानकारी हाथ नहीं लगती है। ऑब्वियसली जिसका गेस्ट हाउस, अगर उनके गेस्ट हाउस में ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जी है तो कौन ही अपने गेस्ट हाउस के बारे में बताता है। साथ ही साथ अगर अगल बगल दुकान वाले भी है तो वो क्यों ही अपने एरिया के बारे में कुछ भी बताएंगे अगर ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जी वहां है तो भी। तो रिया ने ज्यादा पता करने की कोशिश की नहीं, क्योंकि रिया के मन में एक चीज था कि भाई जो चीज हम रात में देख करके आए हैं ना, जाने दो उसको एक बुरा सपना समझ के हम भूल जाएंगे, बट अगर मेरे को सच्चाई पता चल गया और कुछ इधर उधर का चीज निकल गया ना, मेरा हार्ट फेल हो जाने वाला है, फिर हम अपने शहर दिल्ली भी नहीं लौट पाएंगे। फिर रिया ने उस चीज को वहीं इग्नोर किया, चुपचाप से सुबह 10 बजे की बस पकड़ी और ऋषिकेश से निकल पड़ी। उसके बाद तो रिया ने कान पकड़ लिया है कि अकेले कभी ऋषिकेश नहीं जाएगी, साथ ही साथ बद्रीनाथ वाले रोड पर, और उस गेस्ट हाउस में तो उसका भूत भी नहीं फटकने वाला है। दिल्ली जाने के बाद रिया बहुत दिन कश्मकश में रही, बहुत दिन वो डर डर से बिता रही थी। उसके मन में एक कंफ्यूजन थी कि क्या अपने मम्मी पापा को ये बात बतानी चाहिए, क्या लोग उसका विश्वास करेंगे, कहीं लोग उसका मजाक तो नहीं उड़ाएंगे। बहुत हिम्मत करके ना उसने अपने मम्मी पापा के साथ ये चीज शेयर की। पहले तो उसके मम्मी पापा ने उसका मजाक उड़ाया कि जाओ और अकेले घूमने जाओ, तुमको तो मना करते थे ना, बड़ा घूमने का चुल मचा है। फिर रिया ने उनसे कुछ कहना ही छोड़ दिया। उसने बोला कि आई वॉज राइट, मेरे को नहीं बताना चाहिए था। लेकिन रिया की दादी ये सब बातें सुन रही थी। रिया की दादी रिया को पंडित जी के पास ले जाती हैं और पंडित जी से ये सब पूछने की कोशिश करती है कि आखिर जो रिया के साथ हुआ था वो क्या था। पंडित जी ने बोला कि मैं तो नहीं बता सकता कि आखिर ये सब क्या था, बट जो भी था मैं रिया को झाड़ देता हूँ और रिया के ऊपर जो भी बुरा सा है उसको हटा देता हूँ और फिर रिया अच्छा फील करने लगेगी। मंदिर में रिया ने पूजा पाठ किया, जो भी धागा वगैरह वो ताबीज वगैरह होता है ना, वो सब पंडित जी ने रिया को दिया। और रिया जो कि कभी इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करती थी, यू वोंट बिलीव, रिया हमें बता करके हंस रही थी कि आज वो यहाँ पर सभी जगह ताबीज पहन के चलती है। इस चीज को हुए 2-3 साल हो चुके हैं, बट स्टिल इस चीज का ट्रॉमा अभी भी रिया के मन में है। फिर रिया ने हमें लास्ट में एक और चीज बताया कि एक बार की बात है, रिया अपने उसी कजन भाई से बात करी थी जिसने उसके लिए उस गेस्ट हाउस को बुक किया था। फिर रिया ने उसको सारा माजरा बताया। पहले तो उसके भाई ने भी इस चीज पर भरोसा नहीं किया, पर रिया ने बोला, अरे भाई मैं झूठ क्यों बोलूंगी, आप पता तो करके देखो। तो जो रिया के भाई थे ना, जिन्होंने उस गेस्ट हाउस को बुक करवाया था, उनके बहुत सारे दोस्त ऋषिकेश के रहने वाले थे। फिर उन्होंने अपने दोस्तों से पता करवाने की कोशिश की कि जो भी इंसिडेंट हुआ था उसका रियलिटी से कोई संबंध है या बस एक वहम था। तब उन लोगों को पता है क्या पता चलता है कि वो जो अंकल है ना, अक्सर टूरिस्ट को दिखा करते हैं और वो पूछते हैं कि मेरा बेटा नहीं मिल रहा। आखिर उनके पीछे ये क्या कहानी है, क्या हिस्ट्री है, वो तो नहीं पता चला, बट जो भी पता चला वो खुद में ही बहुत स्कैरी है। जस्ट इमेजिन ना, आप अकेले जा रहे हो और आपको ऐसा कुछ दिख गया हो, दोस्तों के साथ रहोगे तो हिम्मत भी बढ़ती है, और साथ ही साथ आपकी गाड़ी खराब हो गई, मतलब भाई साहब हम तो मर जाते वहीं पर। हैट्स ऑफ टू रिया कि वो इतने देर तक डटी रही, वो इतने देर तक टिकी रही। हम लोग तो नहीं चलते भाई साहब, हमारा तो बैटरी डाउन हो जाता। तो ये कहानी सुनने के बाद आप हमें कमेंट में ये जरूर बताना कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि अंकल की आत्मा अपने बेटे के लिए दर बदर भटक रही है। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक थी। वी होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और अगर आपका कलेजा ये कहानी सुनकर धुकुर धुकुर किया होगा तो कमेंट करके हमें जरूर बताना। नए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।